हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं 2026 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे तन मन से उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। सीसेट का एग्ज़ाम तो एकदम सामने है, अगस्त में आपका मेंस भी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखना है, केवल सीसेट पे फोकस नहीं करिएगा। सीसेट के साथ साथ आपको मेंस में भी ध्यान देना है, खास करके उसके जो ये कंपलसरी पेपर से इंग्लिश और हिंदी, इसमें तो आपको आउट ऑफ 375 लाने ही होंगे। अगर आपका 75 नहीं आता है तो देन योर इंटायर एफर्ट्स विल गो इन वेन। सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आपको इसमें जो है आउट ऑफ 375 लाना ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके तैयारी करें और ये अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और इसी सिलसिले में मैंने एक कड़ी स्टार्ट की है, एक चेन स्टार्ट किया है। 2011 से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगातार उसके ग्रामर सेक्शन को सॉल्व कर रहा हूं। और आने वाले समय में जैसे ही मेरा ग्रामर सेक्शन समाप्त होगा, उसके साथ साथ उसके पार्ट 1, 2, 3 को, जिसमें कि ऐसे होंगे, कंप्रिहेंशन होंगे और प्रेसी होंगे, उसको भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, उसके टेक्निक्स को बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है इसके पार्ट डी की चर्चा कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से पार्ट 4 की चर्चा कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से ग्रामर पे आधारित है। इस 2013 के क्वेश्चन में सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2013 के इंग्लिश कंपलसरी पेपर के ग्रामर सेक्शन में मैंने अपने पिछले वीडियो में ए से लेकर के सी नंबर तक को समझा दिया था। आज मैं पार्ट 4 के डी से लेकर के आगे जी तक के पोर्शंस को मैं समझाऊंगा। तो इसे आप बारीकी से समझिएगा, पूरे ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा, खूब अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप उसके डायरेक्शंस को पकड़िए, क्योंकि डायरेक्शन इसका यूपीएससी का एग्जाम है ना, सिविल सर्विसेज कोई खिलौना नहीं है। नॉन टेक्निकल नेचर का ये हाईएस्ट एग्जाम है, टॉप मोस्ट लेवल का एग्जाम है। तो इसके डायरेक्शंस को एकदम ध्यान से पकड़िएगा कि क्या कह रहा है, अदरवाइज जानबूझ करके आपसे एरर क्रिएट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसका ये ट्रेंड होता है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो आप ही से गलती कराएगा और आपसे गलती करा करके आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पार्ट डी जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग लिंकर्स इन केस बट इवन दो सो प्रोवाइडेड एज। अब देखिए, सारे के सारे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स समझते हैं ना, जो एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डैश ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, हिज बॉस डिड नॉट गेट एंग्री। अब आप देखिए, एक तरफ से क्या कर रहा है कि मीटिंग के लिए लेट हो गया, दैट कंसर्न पर्सन बिकेम लेट, इवन आफ्टर दैट उसके बॉस ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब इसमें एक विरोधाभास है, इसमें एक कंट्रास्ट है। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि इसमें उसी तरह के कंजंक्शन को डाला जाएगा। जैसे कह रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इवन दो जो है मोस्ट सुटेबल है। कह रहा है इवन दो ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, हिज बॉस डिड नॉट गेट एंग्री। मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट और इंस्पाइट ही वॉज लेट, है ना, इसके बावजूद कि वह लेट था, है ना, उसके बॉस ने उसे नहीं डांटा। तो मीनिंग को ध्यान में रख करके उसको समझ करके हमको बनाना है। अब देखिए, दूसरा फिर कहता है डैश ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, हिज बॉस बिकेम एंग्री।
अब यहाँ पर देखिए दोनों पैरेलल चल रहा है, चूंकि वह लेट हो गया तो बॉस गुस्सा हुआ। तो यहाँ पे कारण बोल रहा है, यहाँ पे बिकॉज होना चाहिए, यहाँ पे एज होना चाहिए, यहाँ पे सिंस होना चाहिए, जो कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो ऊपर ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शंस में एज है। तो जब एज लिखा हो, एज ही वॉज लेट, कारण बता, एज ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, चूंकि वह मीटिंग के लिए लेट हो गया, हिज बॉस बिकेम एंग्री, उसका बॉस जो है गुस्सा हो गया। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है आई विल नॉट गेट एंग्री, यू आर नॉट लेट फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पे फिर एक दूसरा शर्त आ गया, यहाँ पे जो बता रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन तुमको भी लेट नहीं आना है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इफ नॉट वाली सिचुएशन आ गई है कि इफ नॉट की स्थिति आ गई है, उस तरह का कंजंक्शन का जरूरत हो गया है कि जो जिससे कि इफ नॉट की स्थिति आ जाए। तो इफ नॉट का कंजंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड है। आई विल नॉट गेट एंग्री प्रोवाइडेड यू आर नॉट लेट फॉर द मीटिंग, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा बशर्ते तुम मीटिंग में लेट से नहीं आओगे। तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग कनेक्टिव दे करके इसको कनेक्ट किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आई स्टार्टेड अर्ली, है ना, आई स्टार्टेड अर्ली डैश आई वॉज स्टिल लेट फॉर द मीटिंग, मैं घर से सवेरे चला फिर भी मैं लेट हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरे तरह के कंजंक्शन की जरूरत होगी, यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया, एक बार मैं घर से पहले चला फिर भी मैं लेट हो गया, मतलब सिचुएशन रिवर्स हो गया, सिचुएशन कंट्रास्ट हो गया। तो जब सिचुएशन कंट्रास्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमको उस तरह का कंजंक्शन देना होगा, और वैसा कंजंक्शन यहाँ पे कौन है, वैसा कंजंक्शन यहाँ पे बट है। तो हो गया आई स्टार्टेड अर्ली बट आई वॉज स्टिल लेट फॉर द मीटिंग, मैं घर से सवेरे चला फिर भी मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया। तो एकदम ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लेकिन जब भी कनेक्टिविटी की बात होगी तो आप उसके सेंस को पकड़िएगा कि वो कहाँ से क्या कहना चाह रहा है, और जब आप उसको सही ढंग से पकड़ लेंगे तो आपका कनेक्टर सही आएगा। आने वाले समय में मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब के माध्यम से मैं बताऊंगा ही, है ना। आई विल गिव यू हर टेलीफोन नंबर, यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग हर प्लेस। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अगर तुमको उसका घर का पता करने में दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें उसका टेलीफोन नंबर दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर की बात हो रही है, तो अगर के लिए क्या होता है, इफ होता है, इन केस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास इन केस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल गिव यू हर टेलीफोन नंबर इन केस, इन केस मीन्स अगर, यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग हर प्लेस। अब देखिए यहाँ पे पार्ट डी जो है समाप्त हो गया, अब यहाँ पे पार्ट ई आ गया। पार्ट ई कह रहा है, फिर डायरेक्शन देखिए इसका, कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब कह रहा है कि इट से हमको स्टार्ट करना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब किसी सेंटेंस में अगर इट से शुरू करना है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसमें आप देखिए कि एक्जुलरी वर्ब कहाँ है, और एक्जुलरी वर्ब से तोड़ दीजिएगा। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है इम्प्रेसिंग रमेश मोहन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा टेक्निकल चीज छिपा दिया है। अब रमेश मोहन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन देखने में लगता है कि रमेश अलग है, मोहन अलग है। सो दिस इज द कनिंगनेस इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और कैसे आप इसका पता करेंगे, चूंकि रमेश का आर भी कैपिटल है और एम भी कैपिटल है और बीच में कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं, इट मीन्स बोथ आर सेम पर्सन। रमेश मोहन इज वन पर्सन। तो कह रहा इम्प्रेसिंग रमेश मोहन वुड बी अ पीस ऑफ केक। अब यहाँ पे कहाँ से टूट रहा है सेंटेंस, वुड बी से टूट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे वहीं से। इट वुड बी अ प्लेस ऑफ केक इम्प्रेसिंग रमेश मोहन। फॉलो करें ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विजिटिंग ओल्ड पीपल इन हॉस्पिटल्स।
अब यहाँ पे ले जाकर ये क्या कर दिया, इतना पूरा पोर्शन जो है ना ये आपका सब्जेक्ट है, और इज बैड फॉर योर हेल्थ इसका प्रेडिकेट है। तो जहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है उसके ठीक पहले इट को सब्जेक्ट के रूप में दे दीजिए, तो क्या बनेगा, इट इज अ वेरी गुड आइडिया, है ना, विजिटिंग ओल्ड पीपल इन हॉस्पिटल्स। तो किसी भी सेंटेंस में आप जानते हैं ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट हो गया जो डूअर हो गया, और सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट हो गया वो प्रेडिकेट हो गया। तो आप प्रेडिकेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उसके पहले इट से सब्जेक्ट दे दीजिए, और जब वहाँ से सेंटेंस कंप्लीट होगा तो इसके पहले वाले पोर्शन को वहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है टू स्मोक 20 सिगरेट्स अ डे इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो अब यहाँ पर इज बैड फॉर योर हेल्थ लिखा हुआ है ना, यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। इट इज बैड फॉर योर हेल्थ टू मेक 20 सिगरेट्स अ डे। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ पकड़िएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का खेला है। अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंसेप्ट को पकड़ लिए तो इट वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ध्यान रखिए प्रेडिकेट का मतलब होता है सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट, ना मैथमेटिकली समझिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है चैटिंग विथ स्ट्रेंजर्स ऑन द कंप्यूटर कैन बी वेरी डेंजरस। अब चैटिंग विथ स्ट्रेंजर्स ऑन कंप्यूटर्स यहाँ तक सब्जेक्ट है, और कैन बी वेरी डेंजरस जो है प्रेडिकेट है, तो हम लोग फिर यहीं से इसको पकड़ लेते हैं। सो इट कैन बी वेरी डेंजरस चैटिंग विथ स्ट्रेंजर्स ऑन द कंप्यूटर। एकदम क्लियर हो गया। देखिए मैं पहले भी मैंने आपको बताया है कि मेरा क्लास जो होता है डाउट फ्री होता है। इवन आफ्टर दैट इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट, आपका लिंक में मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मेरा मैक्सिमम परफेक्शन यही होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है हम हमारी इस बात को समझें, हमको अच्छी तरह से फॉलो करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट अ मिनट। Hello. Sorry, there was an important call, so I had to manage that. So I will think you will not take mind it. So what I was telling that it can be very dangerous, and chatting with strangers on the computer. सो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इट कैन बी वेरी डेंजरस चैटिंग विथ स्ट्रेंजर्स ऑन द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है माई फादर सेज कीपिंग द कंप्यूटर ऑन ऑल डे इज अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है, फिर सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ आया, माई फादर सेज कीपिंग इन कंप्यूटर्स ऑन ऑल डे। इतना पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले माई फादर से जो है कॉमा से लगा हुआ है, मतलब ये एक एडिशनल पार्ट है। तो माई फादर सेज अपनी जगह पे रह जाएगा, तो हम बनाएंगे इट इज़ अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कीप द कंप्यूटर ऑल डे, और माई फादर सेज को हम पहले रख देंगे, तो हो जाएगा माई फादर सेज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कीपिंग द कंप्यूटर ऑन ऑल डे। आई थिंक आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई टीचर सेड दैट आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। अब बड़ा बारीकी से समझिएगा। देखिए प्रैक्टिस में जिसमें ICE लगा होता है ना वो नाउन होता है, और जिसमें ISE होता है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई नीड टू प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसमें टू लगा हुआ है, तो टू के बाद वर्ब आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आई नीड टू प्रैक्टिस ISE मोर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ICE वाला नाउन होता है और ISE वाला वर्ब होता है। अगला क्वेश्चन है द हॉट वेदर अफेक्ट्स इफेक्ट्स। अब फिर देखिए अफेक्ट्स जो होता है ना वो वर्ब होता है, और इफेक्ट्स जो होता है नाउन होता है।
तो यहाँ पे द हॉट वेदर जो लिखा हुआ है, तो हॉट वेदर क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब के रूप में आपके पास क्या है, अफेक्ट्स है। द हॉट वेदर अफेक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वेज। अगला क्वेश्चन है ना, वुडंट बी नाइस इफ वी हैड टू वर्क ओनली ऑन अल्टरनेट डेज। तो एक दिन बीच करके बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेट कहते हैं, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। जब आप ऑप्शनल पेपर में जाते हैं, देन यू हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स। आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप पॉल साइंस ले सकते हैं। सो इन ऑन दैट प्लेस वी हैव एन अल्टरनेटिव। लेकिन जब हम लोग एक के बाद दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट का यूज करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आवर पॉलिटिशियंस आर नोन टू अवॉइड इवेड टैक्सेस। तो टैक्स इवेड करना ये एक निगेटिव काम है। जब हम कोई इलीगल काम करने से बचते हैं ना, तो उसके लिए अब इस इवेड का प्रयोग करते हैं, और जब हम नॉर्मल चीज़ में अपने आप को स्केप करते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इलीगल हो जाएगा तो इवेड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आवर पॉलिटिशियंस आर नोन टू इवेड टैक्सेज। अगला देखिए, कहता है द प्रिंसिपल कम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट्स ऑन देयर फाइन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे देखिए, कम्प्लीमेंटेड जो IMEN होता है ना, उसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जब हम वर्बली किसी की तारीफ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कम्प्लीमेंटेड का प्रयोग करते हैं। और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट कराना और करना, जैसे PLE वाले में, जैसे एनुअल एग्जाम के बाद कम्प्लीमेंट्री एग्जाम होता है कि जो बचा वो उसको कंप्लीट करा दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को यूज करेंगे, द प्रिंसिपल कम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट्स ऑन देयर फाइन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पार्ट G, वो कहता है अपोजिट के लिए। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, एंटोनिम। पहला वर्ड क्या, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है जो अनप्रोफेशनल हो, जो नया हो, जो नॉविस हो, नवसिखुआ हो, उसके लिए हम लोग जो है एमेच्योर का प्रयोग करते हैं। जो बिगिनर हो, जो एकदम लेमैन हो, तो जब लेमैन की बात करते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा प्रोफेशनल, उसका उल्टा हो जाएगा मास्टर। तो एमेच्योर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मास्टर। अगला क्वेश्चन है मॉडेस्टी। अब देखिए मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता, है ना। सो ह्यूमिलिटी, मीकनेस, पोलाइटनेस, जो नम्रता, विनम्रता, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंस, है ना, जिद्दीपना, स्ट्यूबॉर्डनेस। अगला वर्ड है सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला। अब ध्यान दीजिएगा, ये बुद्धि का भी छिछलापन हो सकता है, और किसी स्थान का, किसी नदी का भी छिछलापन हो सकता है। पानी कम है तो मतलब छिछला है, बुद्धि कम है कि गहराई से नहीं सोच सकता है तो वो भी छिछला है। तो यहाँ पर सैलो का मतलब हो गया सुपरफिशियल, कर्सरी, जो ऊपरी ऊपरी देखता है, जो तह तक नहीं जाता है, जो अंदर तक नहीं जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डीप, थॉरो। अगला वर्ड है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है जो एकदम जो है हठी हो, जो प्राउडी हो, जो अपने आप पर फोकस करता हो कि हम बहुत बड़े तोप हैं, हम बहुत बड़े मिसाइल हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। ऐसे वर्ड को हम लोग के लिए हम लोग कंसीटेड का यूज करते हैं। तो जब कंसीटेड का यूज करते हैं तो इसका उल्टा फिर क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा। और अगला वर्ड है एथिस्ट। अब ध्यान दीजिए, एथिस्ट का मतलब होता है जो, जिसको हम लोग प्योर हिंदी में बोलते हैं नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता हो, जो नॉन बिलीवर हो, जो डिसबिलीवर हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा थीस्ट, इसका उल्टा हो जाएगा बिलीवर, वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो आप एथिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली। ये दीज आर कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, ये किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये आपके सिविल सर्विसेज मेन 2013 में अपीयर हो रहे हैं।
तो इन सब वर्ड पे आप अपना पूरा पूरा कमांड रखिएगा। और वर्ड के सिलसिले में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने शॉर्ट्स में प्रतिदिन एक वर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके प्रोनाउंसिएशन को बता रहा हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स को भी देखते रहिएगा चूंकि मेरा क्लास भी लेना रहता है, सब कुछ करना रहता है, सो इसलिए कभी कभी मेरा गैप भी होता है वीडियो अपलोड करने में, बट आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप अपने आप जैसे ही आप चैनल पे आइएगा, आप देख लीजिएगा कि सर का वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए इसके साथ हम आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 2014 वाले सिविल सर्विसेज मेन कंपलसरी पेपर इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और फिर पार्ट वाइज मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में जल्द से जल्द।